बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब रहमान मलिक साहब यानी अब्दुल रहमान मलिक साहब को ज़्यादातर लोग साबिक इंटीरियर मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से जानते हैं और इस वक्त भी वो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर तरीन रुकन हैं। लेकिन कुछ अरसे से रहमान मलिक साहब की एक दूसरी शक्ल या एक दूसरा रूप हमारे सामने आया है और वो बतौर मुसन्निफ है। और मेरे सामने इस वक्त उनकी किताबें पढ़ी हैं। दाइश ISIS के बारे में उनकी किताब है और टॉप 100 इन्वेस्टिगेशंस ये उनकी दूसरी किताब है। फिर ब्लीडिंग कश्मीर ये एक और उनकी किताब है और मूडीज वॉर डॉक्ट्राइन ये उनकी किताब एक और है। तो आज मेरा ज़्यादातर फोकस उनकी किताबों में जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे मुतालिक होगा और मैं इससे आगाज़ करना चाहूँगा कि आज खुसूसन आप ने एक तकरीब में जो आप ही ने उसका एहतमाम किया था उस पे जो बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश है उससे मुतालिक आपने ये कहा है कि जी शायद तामिल ने उनको निशाना बनाया है। तो बुनियाद क्या है? हाफिज साहब, आपने देखा होगा डिसइंफो लैब ने जो पूरी एक रिपोर्ट बनाई उसमें बिपिन साहब का भी रोल था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रेटजीज बनती रही हैं उसमें सिर्फ अजीत डोवल का नहीं है बल्कि इनका भी था। और बहुत से मुल्कों के साथ जो बैकडोर चैनल्स में कोई काम करता था तो बिपिन साहब करते थे। और जो एक पूरी एक ऑपरेशनल सिचुएशन बनाई गई, वो प्लान बनाया गया तमिलनाडु के साथ, वो भी बिपिन साहब ने बनाया। तो बिपिन साहब काफ़ी नज़र में आ चुके थे। फिर एक रिफ्ट चल पड़ी जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं। ये जो हैसियत आपकी जरदारी साहब के पास थी तो लगता था कि बिपिन जो है वो मोदी के रहमान मलिक थे। चलो आप कुछ कह सकते हैं, मैं आपकी बात को नहीं कहता, लेकिन अंदर रिफ्ट है। और मोदी के लिए मसला ये है कि वो इसको ज्यादा पसंद करता था। He didn't want him to be retired, तो उन्होंने उठा के इसको चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया। लेकिन जो उस वक्त आर्मी चीफ है इस वक्त उनके साथ मोदी साहब के उतने तल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन मेरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि उसकी अमित शाह के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो अगर वो रहता है और चीफ ऑफ डिफेंस कोई और बनता है या इसको मौका मिल जाता है प्रेजेंट आर्मी चीफ को जो इस वक्त इंडिया का है, तो मैं समझता हूँ कि मोदी का तख्ता उठने में बड़े कम दिन लगेंगे। आपको याद होगा तो क्या मैं पाकिस्तान जैसा तो कभी ना हुआ नहीं है, बात सुने आप कोई आर्मी ये कर सकती है मार्शल लॉ वगैरह? जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ लगे। इंटरनली जब पावरफुल लोग बैठे होते हैं तो चीजों को जिस तरह वो घुमाते हैं, उन घुमाने का जो इनर्शिया जिसे कहते हैं टार्क, जो टार्क बनता है वो बड़ा सख्त होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि क्योंकि बिपिन ने उधर तमिलनाडु के साथ ठीक ठाक बर्ताव नहीं किया था, तो वो मेरा लिए इस आड़ में बैठे हुए थे कि कभी मौका मिले तो हम कुछ करके दिखाएंगे। और एक मेजर जनरल रिटायर्ड है जिन्होंने कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, वो जरूर पढ़िएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ। उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पे कहा है कि ये जो काम हुआ है बिपिन वाला, ये अंदरूनी कहानी है, ये कोई अंदरूनी एक अपना वाकया है और इसमें कोई साजिश है। तो उनकी अपनी गवर्नमेंट की तो अभी तक जो स्टांस है या इन्वेस्टिगेशन है वो तो यही है कि हादसा है। नहीं, देखिए वो इसलिए कहेंगे, मैं देखिए अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ और असेसमेंट बेस्ड ऑन देयर ओन पीपल हु हैव बीन लीकिंग एंड टॉकिंग। अगर आज वो कहें कि वो तमिलनाडु ने मारा है तो ये तो उनकी आगे जो स्टेट वहाँ पे कर रही है, जो जिस किस्म की ब्रूटैलिटीज वहाँ पे हो रही है, तो वो कश्मीर से कम है लेकिन वो हैं। और वो आपको पता है उनको मारने वाला राजीव गांधी को कौन था? वही इलाका था ना, वही लोग थे। और ये भी पता है आपको तमिलनाडु जो हैं ये इनका तलक श्रीलंका में क्या था और श्रीलंका में वो कैसे कुछ लोग डिवाइड करके इस्तेमाल हुए। तमिलनाडु जो है वो एक आज़ादी चाहते हैं। अगर ये कह देते हैं कि उनके चीफ को तमिलनाडु ने मारा है तो इसका मतलब ये तो हार गए ना। ये एक अपने चीफ ऑफ डिफेंस को नहीं बचा सके तो और किसको क्या बचाएंगे? तो सिर्फ मैं तो कहता अल्लाह मियां। नहीं, तमिलनाडु तो उनका यानी तमिल टाइगर्स अब इस पोजीशन में हैं। सर एक चीज जो होती है, लोग थोड़े दब जाते हैं लेकिन फिर सामने आ जाते हैं। आपने देखा कि टीटीपी दब गई, पाकिस्तान टीटीपी दब गई। आप बहुत ज्यादा दोस्ती है, इन्होंने एक दूसरे की जंग जो है वो टीटीपी पाकिस्तान एंड टीटीए अफगानिस्तान, हाँ जो तालिबान है, तो उनकी आपस में एक गहरी दोस्ती भी है और गहरा तल्लक भी है। तो हमें ये पिछले सालों में बताया जाता रहा कि जी ये जो टीटीपी और टीटीए का कोई ताल्लुक नहीं है और टीटीपी को राव वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंडियस वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं और टीटीए से मुतालिक हमारी सिंपैथी थी। तो ये मैं तीनों को क्लैरिफाई कर देता हूँ और इस क्लैरिफिकेशन के साथ साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो फैसला हुआ था
کہ 31 अगस्त से पहले तालिबान काबुल में दाखिल नहीं होंगे। मैंने 1.5 महीना पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये 31 से पहले चले जाएंगे, आपने भी पढ़ा होगा। वो 31 से पहले गए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, मेरे पास कोई अंदर की इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही थी, और वो ये थी कि सर जो होश के तालिबान थे वो पहले जाना चाहते थे काबिल में, तो उनको टीटीपी पाकिस्तान थी जिसने हेल्प की। 25,000 उनके लोग वहां पे हैं, और इस वक्त टीटीपी के, जी बिल्कुल 25,000 लोग, बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक फिगर दे रहा हूँ। और उसमें दैश की क्योंकि आपने बात की है, तो दैश जो पाकिस्तान में मुनज़्ज़म की गई, किसने की, वो एक लंबी चौड़ी है दास्तान, खालिद खरासानी, यू नो हिम वेरी वेल, और ये सारे इकट्ठे हो गए वहां पे, और जो लोग रिक्रूट हुए थे दैश के लिए पाकिस्तान से, जिसके लिए हमेशा चीखता रहा, रोता रहा कि भाई हो रहे हैं, नहीं मानते थे लोग, याद है। इवन एक दो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी मेरे बात कहा कि नहीं ये कोई यहाँ पे उमर खालिद खरासानी तो अब भी टीटीपी में दाइश के साथ नहीं है। सर उसने सबसे पहले जो खलीफा अपने आप को जाहिर किया था वो दाइश के साथ था, और अगज़ई एजेंसी के हाफिज सईद ने दाइश की बुनियाद रखी। नहीं सर रखी तो नहीं थी, लेकिन सबसे पहले अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो ये पहले खालिद खरासानी था जिसने पहला खलीफा होने की बात की, और 2 बंदे थे डस्के से। अब अफगान तालिबान से तो हमारी हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और शायद पाकिस्तान ही वाहिद उनका वकील है इस वक्त दुनिया में। तो टीटीपी वाले ठीक है 30,000 है जितने भी है आप बता रहे हैं, वो अगर उनके पास हैं तो वो हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं, और उनको हैंडल करने का ये मुज़ाकरात वाला तरीका ठीक है। मैं एक चीज बताऊं, बस ये थे एक राइटर के या एक छोटा मोटा इंटेलेक्चुअल होने की वजह से किसी चीज का हल बुलेट नहीं होती, बॉम्ब्स नहीं होते हैं, नेगोशिएशन होती है, लेकिन नेगोशिएशन भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता है कि टीटीपी पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के लोगों पर मजालिम किए, आपको पता है जो वहाँ पे पेशावर में हुआ, 7 शरीफ में हुआ या मैरियट में हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूँ बिल्कुल करें मुज़ाकरात, लेकिन वो लोग जिनके लायकीन इस वक्त हैं और वो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने जिन्होंने ये काम किया कम से कम वो अकाउंटेबल तो हों। आज अगर आप उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट देखें टीटीपी की, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जंगबंदी नहीं है, अगर हमारे बंदे 112 रिलीज नहीं करते तो हम जंगबंदी नहीं करते। इसका बलूच मिलिटेंट ने भी तो 12 है ना पाकिस्तानियों को। जब उस सब्जेक्ट पे आएंगे तो सर मैं नहीं, तो उधर ये क्यों नहीं किया जाता कि भाई उनसे बात करने से पहले जो है जो मुतासिरीन है उनको एतमाद में लिया जाए। देखिए बात यह है कि गोलियां तो सबसे मुतालिक है। नहीं, आप देखें, आप थोड़ा सा इसको एक बॉक्स में रख के आप जरा वो देख लें। इसको मैं इस बॉक्स को आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको भी और पब्लिक को भी, कि टीटीपी जो है इस वक्त है ये एक दिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है। देखें वो हमारे सबॉर्डिनेट नहीं बन रहे हैं, वो पाकिस्तान के झंडे को उस तरह तस्लीम नहीं करते जिसे हम कहते हैं, वो तो अटक तक की बात करते हैं, क्योंकि तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान तो एक ही थी ना, एक ही नानी थी इनकी। तो फिर अफगान तालिबान कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं? मैं अभी उसी पे आया हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कैच किया जिसपे मैं आने लगा, प्रोबब्ली यू आर रीडिंग माय माइंड सर। हाँ, अब उसमें अगर देखें आप तो टीटीपी पाकिस्तान जो है उसने मुज़ाकरात शुरू किए, जो जैसे भी शुरू हो गए मुज़ाकरात की जो बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने अब डिमांड किया कि हमें वहाँ पे जलालाबाद में पॉलिटिकल ऑफिस दे दो। तो अगर आज आप उनको पॉलिटिकल ऑफिस दे देते हैं, इनमें और मुक्ति बानी में क्या फर्क रह जाएगा? मुक्ति बानी में भी ऐसे ही हुआ, किस तरह इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। आज ही मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टीटीपी पाकिस्तान जो है उसको इंडिया सपोर्ट करता है, करता रहेगा, करता था। मैंने अपनी कानों से कन्वर्सेशन सुनी है बिटवीन द पीपल टॉकिंग विद द इंडियन एजेंट्स, और कुछ लोगों को पैसे देते हुए आई हैव गॉट देम red-handed. I have got documentary evidence which I showed in 6-hour briefing of the Senate as a minister. अब सर आ गई आपने जो बात की है कि अफगानिस्तान वाले हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मुझे डाउट होता है फ्रैंकली, इसलिए कि हमने तो बहुत सेक्रीफाइस किया अफगानिस्तान के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हम उनको लेके गए और फतह हमने कराई, बिल्कुल ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है नहीं है। ये तो अमेरिका का फैसला था निकलना वहां से। नहीं, आप लोग फरमा रहे हैं ना कि टीटीपी के लोग 20-30 हजार उनके साथ है, काबुल उन्होंने उनके साथ पता किया, बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि दोनों के करीबी रवाबित हैं। तो अगर
پھر اور ساتھ کہتے کہ ٹی ٹی پی سے صلح نہیں ہو سکتی وہ پاکستان کے. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ساتھ ہیں, اگر رحمان ملک صاحب اور زرداری صاحب ساتھ ہیں, اور میں کہوں خدا نخواستہ کہ بھائی رحمان ملک صاحب جو ہے وہ کبھی جو ہے میرے دوست نہیں ہو سکتے, تو پھر زرداری صاحب کیسے میرے دوست ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز, آپ ایک انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے ہیں. ہاں, جب آپ ایک گروپ کی اور ایک آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے. ٹی ٹی پی پاکستان کو آپ کو پتا ہے انڈیا سے ملی, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے افغان طالبان کو بھی انڈیا نے مدد دی, اور جو مدد افغان طالبان کو, جی بالکل, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ کیسے ملی. یہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایک افغان جو ہے جیسا انڈین جرنلسٹ مارا گیا تھا, ٹھیک ہے, ہی واز گوئنگ ٹو ایکسپوز دس لنک ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, جس وقت اس کو مار دیا گیا. یہ جو ابھی اسپین بول تک میں ہمارا بالکل سر. اچھا اب آئیں سر, جو سچویشن وہاں پہ سامنے ہے اس وقت, تو آپ کو شک نہیں ہے نا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا افغانستان میں, کابل میں کسی بھی صورت پہ افغانی طالبان داخل ہوں. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے غصہ سب کو دکھایا, ہم پہ بھی دکھایا, سب پہ دکھایا, یہ کیسے آ گئے. اچھا آپ وہ دیکھیں جب پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے جو فتح کا جشن منانا تھا 9/11 والا, وہ تو نہ منا سکے. اب وہ آج تک اپنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آئے, لیکن میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ دیر از سم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین یو ایس اینڈ افغان طالبان. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں, چیک کر لیجیے گا. اچھا, یہ امریکہ اور افغان طالبان, دیر از سم انڈرسٹینڈنگ جو ان کے درمیان ہو چکی ہے, سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو رحمان ملک صاحب کے سمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب عبدالرحمان ملک صاحب. اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ. میری بات سنیے کہ آپ کہاں ٹی ٹی پی, کہاں وہ ٹیررسٹ, اور کہاں بیچاری معصوم سی ڈیموکریسی پہ آپ آگے ہیں. نہیں, سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ. ایک چیز مجھے بتا دیں کہ انڈرسٹینڈنگ کن کے ساتھ ہے. اگر وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, وہ پاکستان کا ڈیفینس کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے, کہ وہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے, کیسی ہوئی ہے. تو اگر میں یہ بھی کہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی کوئی پھر اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ جو وہ بھی, کیونکہ آپ بھی لندن آتے جاتے رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے میں جتنی دفعہ گیا میری ملاقات کسی سے نہیں ہوئی. نہیں, لیکن خبر تو آپ کو ملی. خبر مجھے یہاں بیٹھے بھی آتی ہے, یہاں بیٹھا ہوں تو بھی میرے پاس خبریں آ رہی ہیں. میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے سلیم صاحب, وہ پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان کی اکانومی از گون ٹو ڈاگس. پاکستان کی سرحدیں اس وقت مضبوط نہیں ہیں. یہ کہ پاکستان کو بچانے کی خاطر آپ کی پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ اور نواز شریف سے رابطے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوں. میں نے عمران خان کو بھی کہا تھا کہ اپنی جو آپ نے انا ہے اس کو نکال کے پھینک دو, اور آپ لے کے آؤ اپنے ساری اپوزیشن کو, بیٹھو اور حل نکالو کہ ان کرائسس سے کیسے نکلنا ہے. آپ نے بات کر دی ہے تو دور چلی جاتی ہے. دنیا میں کہیں, ایک چیز, دنیا میں کہیں 4 مہینے کی وارننگ دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے خلاف لانگ مارچ کریں گے. کیا آپ مجھے اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس بیسس سے فیصلہ کیا کہ ہم جو لانگ مارچ ہے 4 مہینے کے بعد کریں گے؟ 4 مہینے کے بعد کہ حکومت ہی 11 مہینے کے لیے رہ جائے گی. تو یہ درمیان میں کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کچھ ہو نہیں رہا, ہو چکا ہے, اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بہتر ہے وہ نون لیگ, اور میں نون لیگ کی بات, میں پی ڈی ایم کی بات, پی ڈی ایم اور مقتدر حلقوں کے درمیان. میں کہہ رہا پی ڈی ایم کی وہ کسی جگہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, کسی باہر کے ملک کے ساتھ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, ہمارے ہاں تو ایک روایت رہی ہے, پراکسی وار تو یہاں سے ہوتی رہی ہے, جو آپ نے بہت لکھا اس کے اوپر. تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں رہی ہے, ہو چکی ہے. 4 مہینے اس کی دلیل ہے. اور یہاں اگر کسی کا, آپ کی پارٹی کی تو پھر حتمن ہو چکی ہے. حتمن نہیں ہوئی میرے حساب سے, ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر وہ تو اگر آپ کی اسی بات سے میں لے لوں, اگر ہماری بات چیت ہو چکی ہوتی تو ہم لاہور کا الیکشن نہ جیتے. اگر آپ اس سٹینڈرڈ سے جاتے ہیں, اگر بات چیت نہ ہو چکی ہوتی تو آپ کی پارٹی اتنی ووٹ لے سکتی. نہیں دیکھیں وہ نہیں, ووٹ کی دیکھیں. اب ووٹ کا آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی تھی نہیں وہاں پہ, پی ٹی آئی کے خلاف لوگ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی اچھی کارکردگی بھی نہیں تھی نون لیگ کی. اب جو ووٹ جانا تھا دوسرے کسی کو, تو آپ کو پتا ہے پیٹ والے ووٹ تو نہیں دیں گے نون کو,
TLP वाले भी उनको वोट नहीं देंगे तो अंत बुगसे माफी हमें मिल गए ना, तो हम तो शुक्र अदा करते हैं ना, चलो कम से कम कुछ तो चला, कुछ एक ताजा हवा तो आई। ये कि पेशावर का जलसा भी कौम के वसीतर मफाद में कामयाब हुआ और लाहौर में भी ज्यादा वोट कौम के वसीतर। जब बंदा सोचना शुरू कर दे एक अदर साइड को तो बड़ा लंबा चला जाता है, तो फिर तो बहुत सी चीजें। अच्छा मलिक साहब, लंबा नहीं चलाते, ये तो आपकी तहकीक है, तो मैं चाहूंगा कि मुख्तसर जो आपकी उसका खुलासा है वो मुझे बयान कर दीजिए। शाहनवाज भुट्टो को किसने मारा? कॉज ऑफ डेथ जो थी इट वाज टेरिबल और बड़ी दर्दनाक थी। उनको वार पॉइजन दे के मारा गया, और जो वार पॉइजन को दिया गया मुझे फ्रेंच पुलिस ने बिल्ली पे ट्राई करके दिखाया, और जो जिस तरह वो मरी बिल्ली सामने इन फ्यू मिनट्स, वही जो सिचुएशन थी जो रिपोर्ट में थी वही रिपोर्ट उस पे थी शाहनवाज भुट्टो साहब पे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया उनसे भी मैंने जाकर रब्ता किया। उस शाम को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और पूरी फैमिली में बीच पे खाना खाया, बड़ी बेगम साहबा भी साथ थी, बड़ी खुशी खुशी वो घर गया कपल, और जाते वक्त शाहनवाज भुट्टो ने कहा मोहतरमा को मैं सुबह नाश्ता आपसे पास करूंगा, चले गए। सुबह सुबह रिपोर्ट आ गई कि ही इज डेड। जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि एक कैप्सूल जो है वही वार पॉइजन का, ये वार पॉइजन जो मुर्जा भुट्टो भी और शाहनवाज भुट्टो भी अपने अपने बैग में रखते थे। इसकी टोटल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में 1 किलो होती है, और इट इज़ मोस्टली यूज फॉर एस्पिनाजेस एंड टू किल पीपल। अब तो बहुत से नए तरीके आ गए, लेकिन उस वक्त ये तरीका था। तो जब ये वो वाइन पीते थे, वो वाइन में वो डाला गया, और जब वो पुकार रहा था मदद के लिए तो नोबडी केम फॉरवर्ड। उसकी बच्ची जो थी वहां पे घर पे, शाहनवाज साहब खुद अपने पास रखते थे बिल्कुल, उनके बैग में होता था, जो उसकी बीवी को पता था। और मुर्तजा साहब भी रखते थे, वो भी रखते थे। और शाहनवाज की जो क्यों वो उनका जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन मैंने लिया वो ये था कि वो कहते थे कभी अगर पाकिस्तान जाते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने हमारा जहाज नीचे ले गए तो हम जहर खा के मर जाएंगे। वो बड़े खुददार किस्म के बच्चे थे जो तामिल करते थे, जब वो कोई भी करते थे। बहरहाल एक जब बंदा जुनून में होता है और जज्बा होता है बदले का, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द फ्रेंच अथॉरिटीज, इसमें जो अबैटमेंट पाई गई थी वो उनकी वाइफ की थी। वाइफ की उन्होंने ट्रेस की, और जिसको मैंने सारा वो रिकॉर्ड देखा। शी यूज्ड टू मीट सम अमेरिकन्स इन मर्सीज, जो एक साथ एक शहर है, वहाँ की तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी FI में पड़ी हुई है। और उसके बाद साहब जब ट्रायल शुरू हुई तो अमेरिकन की रिक्वेस्ट पे उनकी वाइफ को इमीडिएटली अमेरिका ले जाया गया, और आज भी वहाँ पे जो ट्रायल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आज तक वो ट्रायल आगे नहीं जा रही है, और फ्रेंच गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी उस लड़की को, उसकी वाइफ को। तो ये हम कह सकते कि शाहनवाज के कत्ल में जनरल ज़िया का नहीं, अमेरिका का हाथ था। अभी देखे ना, अमेरिका को क्या इंटरेस्ट था उसमें, किसी ने करवाया होगा ना। तो ये चीज अभी तक आगे नहीं चली, वो तो उनकी बीवी बता सकती है, या वो अमेरिकन एजेंट उसको था, वो किसने इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तानी सरजमीन पे हुआ, मोहतरमा को मारने वाले तो थे TTP के लोग, लेकिन मंसूबा किसका था? ये जो मंसूबा बना था, जो मेरे पास उस वक्त इन्फॉर्मेशन थी, जब मोहतरमा हम चले भी थे तो दुबई में हमें याद है, मुझे हमारे एक दोस्त थे खोरी साहब, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द रॉयल फैमिली देयर, उन्होंने मोहतरमा के पास आए कि आपके खिलाफ कत्ल का मंसूबा बन चुका है, आप नहीं जाएं। मोहतरमा ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। तो उस वक्त मोहतरमा ने नहीं माना, ठीक है, हालांकि उनकी इंफॉर्मेशन थी इसके मामले में। ठीक, चलते चलते वक्त आ जाता है, पहले एक मीटिंग लंदन में होती है मेरे घर में, और वो फैसला हो जाता है 1 तारीख का, और ज़ाहिर आई वाज द चीफ नेगोशिएटर ऑन बिहाफ ऑफ बेनजीर भुट्टो टू गेट द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन पाकिस्तान, जिसकी तफसील मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। जनरल ख्यानी उनकी तरफ से थे, मैं मोहतरमा की तरफ से। तो एक चीज तो पे क्या डील तय पाई थी? मैं डील का लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं कहूंगा। अच्छा, क्या मुफाहमत थी, शराइत क्या थे कि बीबी ने क्या करना है और मुशर्रफ साहब ने क्या करना? मैं आपको 2 वाक़या जरा बता देता हूँ आपकी इत्तला के लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और ये हकीकत है, किसी को वेरीफाई करना तो कर ले। मोहतरमा ने सिर्फ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शंस भी मुझे फेयर चाहिए, जिस तरह इंदिरा नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उस पे भी आ जाए, मियां साहब की बात कर लेते हैं। मेरा किसी के साथ ना भुगस है ना, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, और उसमें मियां साहब उस मामले में कैसे आते हैं वो भी मैं आप एक हिस्ट्री से वो पता उठा देता हूँ आपको, वो भी उठा देता हूँ उसमें। खैर, वहां पे
मेरी बातचीत शुरू हुई, जनरल कियानी 2 अफसर और मैं नाम नहीं लेता, वो तशरीफ ले आए लंदन, हमारी बातचीत हुई और जब चले गए तो हमारा तय ये हुआ कि मोहतरमा पाकिस्तान आएंगे एक गिवन डेट पे और इलेक्शन जो है वो अनाउंस करेंगे और इलेक्शन चाहिए, वी डू नॉट वांट एन आर। मैं लिख के देता हूँ जो बिल्कुल गलत और हकीकत नहीं है, क्योंकि एनआर हमने साइन किया था। वो कैसे, अबू धाबी में बड़ी एक सीक्रेट मुलाकात हुई और बड़ी देर बाद वो लीक भी हुई, जिसमें मैं भी था, बीबी थी, जनरल कियानी भी था और एक जनरल उनके साथ होते थे जो कोर्ट बांट रहे हैं बहावलपुर। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन की डिसीजन हुई और जो लास्ट मीटिंग हुई हमारी अबू धाबी में, आप जनरल मुशर्रफ से पूछिए बताएंगे, वो आए कहते आते ही, हाँ मलिक साहब बड़ा सुना आपके मतलब, हाउ यू शुड हैव बीन विद मी। तो मैं नहीं, जनरल साहब यू शुड हैव बीन विद अस। अच्छा, आप पूछ रही थी छोटी छोटी बात। लेकिन ये था कि फिर वो बीबी के आने के हक में नहीं थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त ये हुआ कि हम ही कमरे बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो फिर जनरल मुशर्रफ की और बीबी की 1-to-1 मीटिंग हुई 15 मिनट की, ठीक है, लेकिन दोनों ही सेटिस्फाई नहीं लग रहे थे बातचीत से। बीबी गई वॉशरूम में, तो मुझे जनरल मुशर्रफ कहते हैं मलिक साहब जी आपकी बहन है तो काफ़ी सख्त हैं, तो इनको आप कहेंगे अभी पाकिस्तान ना आओ। अच्छा, मैंने कहा जनरल साहब अभी आप बैठे हुए हैं, आप खुद बात करें, एक्चुअली इफ शी हैज सेड नो टू यू तो शी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, शी इज़ वेरी एडमेंट अबाउट थिंग्स। फिर वही हुआ, बीबियाँ बाहर आती हैं तो जनरल मुशर्रफ कहता मोहतरमा मे आई रिक्वेस्ट यू समथिंग, यू कम एंड ऑफ दिसंबर वी विल सेलिब्रेट न्यू ईयर टुगेदर। बीबी तो आपको पता बड़ी समझदार थी, आई विश शी वाज लाइव, पाकिस्तान के हालात ही डिफरेंट होते। कहती जनरल who are you to stop me coming to Pakistan? It's my decision and I'll come according to my way because I've given the commitment to people of Pakistan, I will go. So ने कहा फिर मैं आपकी लाइफ की गारंटी नहीं देता हूँ। अच्छा, ये कहा उन्होंने कहा जी फिर आपकी सिक्योरिटी का खतरा है वहाँ पे, ये मसला होगा आपके लिए। खैर सर बातचीत खत्म होगी, चले गए, हमने कन्वे कर दिया। तारिक अजीज साहब से पूछिएगा, फैसला यही हुआ कि हमने जाना है। अब ये सारी बैकग्राउंड के साथ जो हमारे पास इतलात थी और जो हमारे पास अलर्ट्स आ रहे थे, कमाल सेक्रेटरी इंटीरियर रहा मेरे साथ, बाद में मैंने वो सारी फाइलें भी देखी, वो सारे अलर्ट्स में 2 बंदों पे अलर्ट था, एक मेरे पे एक मोहतरमा पे, और हमें ये कहा गया था कि आप ये गाड़ी में नहीं जाएंगे। किसकी तरफ से था? टीटीपी की तरफ? टीटीपी की तरफ से बेसिकली उधर से आते थे जितने थे कि ये आपके पे तो आप लोगों की फाइनल फाइंडिंग्स यही थी कि टीटीपी ने ही मोहतरमा को, मैं इसलिए बताता हूँ कि मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड बेसिकली इसमें बैतुल्लाह मसूद था और कोई एक मिनिस्टर आया था अफगानिस्तान से और टूरिज्म का मिनिस्टर था जो उसके साथ बहुत मिलता था बैतुल्लाह मसूद के साथ, और बैतुल्लाह मसूद के करजई हुकूमत का मिनिस्टर। जी सर, अब ये आपको मैं एक दे रहा हूँ, एक डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, टूरिज्म मिनिस्टर पता कर लीजिएगा, और वो पैसे भी देके जाता था इसको, और इसकी क्या नाम था उसका? मुझे नाम नहीं उसका याद, लेकिन पड़ा हुआ मैं किसी को निकाल कर दे दूंगा, लेकिन उन्होंने वो पैसे भी देते थे। अब आगे चलिएगा, जब हम जिस दिन मोहतरमा पे हमला हुआ तो उसी दिन पहले करजई साहब से मुलाकात हुई थी, तो करजई साहब ने भी उनको वार्न किया था? एक दिन पहले उन्होंने कहा, हाँ नहीं, करजई साहब ने नाहिद खान को भी कहा कि ये लैंड ना करे डायरेक्ट पाकिस्तान में, ये पहले अफगानिस्तान आ जाए, मैं इनको अपनी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान लेके जाता हूँ, विच बीबी एक्चुअली डिक्लाइंड कि मैं नहीं करूँगा। ये अभी तक किसी का रिकॉर्ड में नहीं आया, अब अजी नाहिद से पूछ लीजिएगा, शी विल टेल यू। नहीं, मैं इसमें हैरान हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका मिनिस्टर प्लानिंग में मुलविस था, दूसरी तरफ करजई साहब उनको मुतनब्बे कर रहा था कि आप ये जरूरी है कि वो जो उसका मिनिस्टर है करजई का उसी का बंदा हो। दुनिया में एस्पिनोजेस जो होते हैं बहुत से आपने पढ़े होंगे, उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन मैं इसकी तह तक कैसे पहुंचा? अच्छा, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि मुशर्रफ साहब का तो कोई हाथ नहीं था? देखिए, हमने सिर्फ मुशर्रफ साहब से ये कहा था कि आपने किस बेसिस पे ब्रिगेडियर साहब को बुलाया उस वक्त जो थे, आपको याद है, और फिर उनको कहा कि जाके आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यू हैड नो अथॉरिटी टू डू दैट। उस बेसिस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इसमें नहीं, तो उनके पास ऑडियो आ गई थी और बाद में आपकी फाइंडिंग्स भी, आज भी आप कह रहे हैं कि बैतुल्लाह मसूद ने किया था। नहीं, आप आगे थोड़ा सा, मैं वहां नहीं रुका था, आफ्टर ऑल आई एम स्मॉल इन्वेस्टिगेटर, आई वांटेड टू गो एक्चुअली राइट इन दी डेप्थ। तो हुआ ये था कि बैतुल्लाह मसूद के साथ जो एक हाजी साहब थे,
اور حاجی صاحب کے ساتھ انہوں نے 2 بندے تیار کیے، ایک وہ سعید جو بلال تھا اور ایک تھا اکرام اللہ جو اس وقت ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ آلموسٹ نمبر 2 پہ پوزیشن پہ ہے، اور ولی نور کے ساتھ وہ اس وقت موجود ہے۔ اگر آپ 1000 پیج کی وہ بک جو ولی نور نے لکھی ہے اس میں ہماری انویسٹیگیشن کو انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کھوڑا خٹک جو ہے اٹ ریمینڈ ایکچولی دی ہب آف دی ایکٹیویٹیز۔ کیسے؟ دارالعلوم حقانیہ، جی حقانیہ۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک تھا بندہ چٹان، اور عبید الرحمان چٹان اس کا نام تھا، اور یہ ہم نے بڑے طریقے سے اس تک پہنچے، اور یہ ہمیں 3 مہینے پہلے ہمیں کوئی کلو نہیں تھا کہ یہ کون کون لوگ ملوث ہیں۔ تو جو ٹیلی فون استعمال ہوئے تھے 2 ملین کے قریب ہم نے ان کی چھانٹی کر کے وی ریچ اباؤٹ 11 to 12 فونس۔ اس میں وہ فون ایک دفعہ بولا تو ہمیں جب وہ ملا وہ نمبر، اس نمبر کو میں نے کہا اب چلنے دیں، بند نہیں کرنا، نہ بندے نے چھیڑنا اس کو کسی کو۔ اس سے ملا ہمیں عبید الرحمان کے سسر کا نمبر جو محترمہ کی شہادت کے بعد اس نے شادی کی۔ وہاں سے ہم چلے، اس کے 2 بھائی فوج میں تھے، ایک گھوڑے والوں میں ایک کسی اور میں، بٹ وہ ملوث نہیں تھے۔ جب ہم نے اس کو ٹیل کیا اور جو لوگ اس کے ساتھ انوالو تھے ان کی سٹیٹمنٹیں لی سب کی، تو یہ چلے سر وہاں سے بیت اللہ مسعود کے اوریجنل گاؤں سے، اور یہ رستے میں ایک مدرسہ آتا ہے ٹل کے قریب، وہاں ٹھہرے اور وہاں سے کھوڑا خٹک آئے یہ، اور یہاں پہ ان کے ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے آ کے ان کو نماز پڑھائی، سفید کپڑے بنائے، اور جنت میں جانے کے لیے طریقہ کار جو ان کو بتاتے ہوئے آگے لے کے آئے۔ ان کو پھر وہ جو تھے 2 لڑکے شفقت اور اس کا جو بردن لا ہے، وہ پھر ان کو جا کے وہ بس پہ لے کے آیا، عبید الرحمان جو تھا چٹان جو تھا وہاں پہ اس کے بس اڈے پہ۔ اس کے بعد پھر یہ لے کے گھر گئے، اس کا ڈی این اے جوتوں کا بھی کرایا، کپڑوں کا بھی کرایا، تو یہ میچ ڈیٹ کے یہ وہی لوگ تھے۔ اب بات یہ تھی کہ یہ تھے جو ہینڈلر تھے، پیچھے کون تھا؟ میں نے سر پوری کوشش کی اس مولوی کو اریسٹ کرنے کے لیے کھوڑا خٹک میں۔ اب جو مین چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبید الرحمان جو ہے اس کو ہم نے ٹریس کر لیا، اور ٹریس کر کے ہم اس کو پشاور سے پکڑنا چاہتے تھے۔ ہم پہنچ گئے وہاں تک، تو ہمارا ارادہ تھا کم اس پہ آج 4-4:30 بجے ان پہ اریسٹ کریں گے۔ سر کین یو امیجن کہ جب ہم گئے ہمیں نہیں ملا نہیں، دوسرے دن عبید الرحمان was killed through a drone. The only drone which came to Khyber Agency was that drone. اب میں یہ پوچھتا ہوں دنیا سے بھی، ہر ایک سے، کہ بھائی وہاں تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی بھی آپ نے خیبر ایجنسی پہ ڈرون نہیں مارا، کیوں مارا؟ تو سر اس میں بہت سی چیزیں غور طلب نہیں، اس سے کچھ آپ میرے ذہن میں شک پیدا کر رہے ہیں مشرف صاحب سے متعلق۔ نہیں، آپ جو چیز آپ اسے کروانا چاہتے، میں ایز انویسٹیگیٹر تو نہیں تھا نا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جنرل مشرف چاہتے، آپ حکومت میری بات میں رہے، سنیں، آپ اگر وہ انٹیریئر چاہتے، میری منسٹر بات تھے، سنیں، ہاں۔ اگر وہ چاہتے تو ان کو باکس سیکیورٹی دے دیتے، محترمہ بچ جاتی۔ میں اس رات کی بات کرتا ہوں جس رات کو محترمہ نے جانا تھا، جنرل دھیم آئے اور محترمہ نے کہا جنرل دھیم آ رہے ہیں تو یہ سب چلے جائیں، سر میں اور آپ ملیں گے۔ یہ میں آنکھوں دیکھا حال عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ آخذ کر لیجئے کہ آخر وہ کون سی ضرورت تھی اور کون سی وہ بات تھی کہ ڈی جی آئی صاحب دا ٹائم کمز ٹو محترمہ۔ تو اس طرح ڈی جی آئی صاحب کے بیٹھ کے محترمہ کے ساتھ میں نے کہا محترمہ if you allow me I'll go، آپ بات کر لیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یو سٹ۔ اگر جنرل ندیم صاحب کو کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے اعتراض نہیں آپ کا، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ جنرل ندیم نے کہا کہ کل آپ لیاقت باغ نہ جائیں، آپ پہ اٹیک امیونٹ ہے۔ انہوں نے کہا کم وٹ میں گو اینڈ ٹیل جنرل مشرف کہ دھاندلی اتنی کرنی جتنی میں ہضم کر لوں۔ جب انہیں پتا تھا کہ اٹیک ہونا ہے، وائی ڈیڈ دے لو بے نظیر ٹو گیٹ آف دا ہاؤس؟ ایسی پہلے 10 دن پہلے جب انہیں انفارمیشن تھی ان کو بی بی کو نہیں جانے دیا، باہر نہیں جانے دیا۔ اور پھر اگر اتنی سخت انفارمیشن تھی باکس سیکورٹی کیوں دی دی؟ ان کی سیکورٹی وہاں سے ڈرا کر کے نواز شریف کی طرف کیوں وہ اگر جبرن روکتے تو پھر آپ لوگ کہتے کہ نہیں سر، وہ نہیں جانے دے رہے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، اگر ان کے ذہن میں کچھ غلط ہوتا تو پھر میں مان لیتا ہوں، محترمہ کو کیوں بتاتے؟ آگے ماننا سیکورٹی تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کا فرض تھا، حکومت وقت کا تھا نا۔ آپ اس وقت شوکت عزیز کو تو دے رہے تھے، میرے دوست چودھری شجاعت صاحب کو دے رہے تھے۔ اور ایک اور بڑی ضروری بات میں بتاؤں آپ کو کہ جو بڑی سمجھ کی بات ہے، جو کہ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ
उसी दिन उसी वक्त पे जबकि मोहतरमा अपनी तकरीर खत्म कर रही है तो मियां नवाज शरीफ पर हमला हो जाता है। और हमले की सूरत में वहां की जो पुलिस थी जो सारी डिप्लॉयड थी मोहतरमा के लिए, वो सारी की सारी निकाल ली जाती है। सफदर भाई का झगड़ा हो जाता है डीएसपी इश्तियाक के साथ, वो उसको थप्पड़ मार देता है। वहां एक अजीब सा हालात हो जाते हैं। बहरहाल हमने कंट्रोल किया और ये बिल्कुल गलत है, कहते हैं कि जो रास्ता डाइवर्ट किया गया, नो, रास्ता पहले से बंद था। लेफ्ट को जो जाना था उसमें वो बाजार की तरफ जो है राजा बाजार की तरफ से वो बंद था और बंद भी वो ब्लॉक से था। अब जब जाता है था रास्ता और वहां पे आपके हजारों लोग जा रहे हैं, उसमें से गुजरने की आप परमिशन देते हैं, तो सिक्योरिटी किसकी नाकामी है? गवर्नमेंट की माइंड की थी। तो जब आपकी नहीं मान रही थी तो मैं तो था ही नहीं गाड़ी में, मैं तो अगली गाड़ी में था। मैं तो अगली गाड़ी में था ना, मैं तो उनकी गाड़ी में नहीं था। गाड़ी में कौन कौन थे? गाड़ी में नाइम साहब थी, अपने वो थे मीन फहीम साहब थे, सफदर साहब थे, एक वो शहनशाह था, एक वो लड़का उनका नौकर था, ये लोग थे वहां पे। और ये भी जो पता चला, मेरे पास एविडेंट है बेटा वहां पे कुछ लोगों को, उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने कहा कि मैं खड़ा होना चाहता हूं। और ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जी बाबरवान साहब और आप मोहतरमा को उधर छोड़ के निकल आए। पर वो जितनी मरते जितनी मूव बातें आप बाबरवान से ही पूछ लीजिए, आप अगर दोस्त पर तो बाबर से पूछ लीजिए, वो भी मेरे साथ था। लेकिन गाड़ी क्योंकि हमारी आगे थी, पुलिस कह रही थी मूव, मोहतरमा की गाड़ी आ रही है पीछे और चल रही गाड़ी। अब देखिए, आप पूछ लीजिए को उसको कसम दे के, आपके फरतुल्ला बाबर झूठ नहीं बोलेगा, आपको बताएगा। हम सारे उसमें बैठे थे, बल्कि एक जनरल भी बैठे हुए जो क्रिकेट के बोर्ड के थे। लेकिन क्योंकि ये बदनसीब जब भी कहीं नजर आता है लोग इसको नहीं, तो जब धमाका हो गया तो आप लोग वापस ना धमाका उसको तो हमने खुद फेस किया। धमाके के वक्त हमारी गाड़ी ऐसे ऊपर उठी है। हाँ। और पीछे मैंने मुड़ के देखा है तो मोहतरमा नीचे जा रही थी उस वक्त। तो मुझे एक टेलीफोन आया एक नहीं, तो फिर आप लोग उधर मोहतरमा के साथ रह गए? नहीं, हम जब उन्होंने कहा कि मूव करें आगे, तो हम मूव करते गए। जब हम मूव करके लेफ्ट को निकले हैं तो थोड़ी, क्योंकि रश बहुत था, पीछे नजर नहीं कुछ आ रहा था, तो हम कोई तकरीबन आधा फरलांग गए होंगे तो बीपी पीछे नहीं थी गाड़ी बीपी की। तो मैंने, आप पूछ ली बाबर अवाम को, मैं नीचे उतरने लगा था, बाबर अवाम ने मुझे पकड़ लिया, बाबा तेरे पे भी तो है ना थ्रेट, तो तू बाहर ना निकल। मैं तो निकलूंगा। सामने से एक इंस्पेक्टर गाड़ी पे आ रहा था, उसे मैंने पूछा मोहतरमा किधर गई है? कहते हैं मेरे हिसाब से वो उधर चली गई हैं या ऊपर से जाएंगी एयरपोर्ट से। तो हमने कहा हम पीछे तो अब जा नहीं सकते। हमने गाड़ी सीधी निकाली और हम चल पड़े कि ये पॉलीक्लिनिक जाएंगी या वो जाएंगी पेम्स में। जब हम नजदीक पहुंचे तो हमें कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर हम बिलावल हाउस के करीब जो है जरदारी हाउस, इसमें जो ड्राइवर था उसका भाई वहां था, उसे पता किया, उसने कहा जी वो चले गए हैं वहां पे जो सेंट्रल अस्पताल है। तो फिर हम सेंट्रल अस्पताल गए। वहां पे जब हम गए तो उस वक्त जो पूरी सिचुएशन थी आपको पता है, वो डेथ उनकी स्पॉट पे हुई। और डेथ जो है वो उनके बम से नहीं हुई थी, डेथ उनकी जो लगा था ना उनको, जो एज था उसका, वो था। तो बहरहाल अभी आप जो असली बात की तरफ आना चाहते हैं कि जब ये सारी की सारे हो रहे थे तो एटलीस्ट 8 लोग ऐसे हैं जिनको हमने ट्रेस किया कि वो इसमें मुलव्वस थे। यार वो क्या ही वाकया होते थे कि जिसके पीछे हम भागते थे या जाते थे वो मार दिया जाता था। आप इस तरह करें, इस किताब में पढ़िएगा, इस किताब में बहुत डिटेल है। और एक रिपोर्ट मैं मोहतरमा की जो 27 को जो है उस पर रिलीज कर रहा हूँ उर्दू में, ताकि बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाए। और देखिए जी, अगर मुशर्रफ साहब का कोई मसला नहीं है, वी शुड कम एंड फेस। टीटीपी तो अच्छा आगे भी देखे, उनके जान के पीछे भी पड़ी हुई थी, तो अपने कातिल के साथ कोई कैसे मंसूबा बना सकता है? एक चीज आगे देखे ना, एक सिचुएशन को आप सामने रखें। आखिर क्या जरूरत पेश आई थी कि जो पुलिस का रजिस्टर था उसमें टेम्परिंग क्यों की गई? वो टेम्परिंग में ही तो उनको सजा हुई पुलिस ऑफिसर्स को। क्यों टेम्परिंग की गई? ये बताने के लिए कि यहां से तो पुलिस गई नहीं थी। आप समझे ना? तो ये वाकया जो है, इसको जहर अभी कोर्ट के पास है, कोर्ट में चलान जमा करा दिया था, हम तो चले गए थे, याद है आपको। तो हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी कर दी। फिर जुल्फकार उसको आगे लेके जा रहा था, वो सब कुछ जानता था, उसको किस बुरे अंदाज से शहीद किया गया। और शहीद करने वाला कौन था? वही जो जमात इस्लामी के एक ऑफिसर के घर से वो पकड़ा गया था, खालिद शेख, ये उसी का अजीज था ना, उसी का तो बेटा था ना। तो अब सिर्फ इसके ताने बाने जरा निकाले ना, बहुत सारे हैं। तो हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, आगे जा रहे थे हम, लेकिन हुकूमत बदल गई। और हुकूमत बदलने के बाद आपने देखा कि जिस अंदाज से 5 साल थे आपके पास, हर इन्वेस्टिगेशन में 20-20, 25 साल लगते हैं। ये कोई इतना आसान नहीं होता। आपने क्या निकाल लिया लियाकत अली खां का, मुझे बताया ना अभी तक?
निकाला नहीं निकला ना। और सिर्फ बहुत सारे केसेस हैं। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हम बीबी के सामने जब क़यामत के बाद सामने रूबरू होंगे तो कम से कम हम शर्मिंदा नहीं होंगे। जनाब रहमान मलिक साहब के साथ जिरगा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक बार फिर खुशामदीद जिरगे में। आज के जिरगे में हमें इज्जत बख्शी है जनाब रहमान मलिक साहब ने। बीबी ने तो जिन लोगों पे पहले से इल्जाम लगाया था या शक जाहिर किया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग उनका, अगर वो जिंदा उसमें होती, एक को तो आपने अपने साथ हुकूमत में मिला लिया। आप देखें, अगर सियासी तौर पे आगे जाते हैं जिन्होंने मिलाया, आप उनसे जरूर पूछिएगा, और वो आपके दोस्त हैं जिन्होंने वो लेके आए थे और उनको फिर कुछ थोड़ी मजबूरी हो गई। बहरहाल एक चीज आप जरूर याद रखें कि अगर स्टेटमेंट थे, आप मुस्कुराहट आपकी बता रही है, आपको पता, मैं नहीं कहना चाहता। बहरहाल इसको थोड़ा आगे ले चले, अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें उस वक्त की, और जो इन्वेस्टिगेशन के मरवजा रूल्स हैं, जो बंदा इल्जाम लगाता है उसका अपना बयान होना बहुत जरूरी होता है पुलिस के सामने। खुदा अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया और मोहतरमा की शहादत होगी, लेकिन हमने हर एक को इन्वेस्टिगेट किया, इवन एजाज शाह को भी, हर एक को, आज बिल्कुल हर एक को इंटरोगेट किया, हर एक स्टेटमेंट मौजूद है, बिल्कुल उनको भी किया। मैंने भी स्टेटमेंट दी, सबने स्टेटमेंट दी ताकि किसी को गिला ना हो। मैं एक चीज बता दूं, लेकिन ये तीनों तो आपके उसमें क्लियर है ना। कौन? मैं तो देखिए ट्रांसपेरेंटली उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आई थी, लेकिन अगर ये जनरल हमीद गुल और परवेज इलाही साहब के, मैं ये कह रहा हूँ कि अपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई थी जिसके तहत वो अरेस्ट। लेकिन मलिक साहब वक्त हमारा बहुत पहले खत्म हो चुका है। जाते जाते मैं ये कह दूं कि बीबी के कातिल पाकिस्तान, टीटीपी पाकिस्तान थी, इसके सीनियर लोग थे। पाकिस्तान से लोग कुछ मुलवस हो सकते हैं, लेकिन जितने किरदार इसमें मुलवस हुए सबको आइडेंटिफाई भी किया, पकड़ा भी, सजा भी दी कोर्ट ने, और फिर उसको छोड़ा गया। इसका सवाल तो आप किसी और से पूछे ना, मुझसे तो ना पूछे। अब हम गए हुए हाई कोर्ट में, बैठे सबजुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और अब अगर हमें हमारे अफगान तालिबान, जिनको मैंने दोबारा आपके थ्रू और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को मिले तो मेरा भी मैसेज दे दीजिएगा कि हमें ये इकरामुल्लाह दे दें और हमारे पास दे दें, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उस पे भी कातलाना हमले 2 हो चुके हैं। बीबीसी इंटरव्यू करना चाहता था, जिस रात को करना चाहता था उस रात को उसको मारने की कोशिश की गई। तो आप, और वो जो बीबीसी का रिपोर्टर है उसने एक प्रोग्राम मेरे पे भी किया था, जरदारी साहब पे भी किया था, बिलावल साहब का भी इंटरव्यू लिया उन्होंने। ये उन्होंने मुझे जाती तौर पे बताया है कि ये मैं उसको इंटरव्यू करना चाहता था एंड ही वाज अटैक्ड, और उसके साथी जो पाकिस्तान टीटीपी के और कुछ अफगान दोस्तों ने उसकी मदद की, और ये कंधार में वाकया पेश आया था। मुझे ये बताएं, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये बगैर किसी वजह के नहीं हो सकते, लेकिन अपेरेंटली हमारी सेटिस्फेक्शन जो है बिल्कुल है कि इसमें मेजर रोल जो था वो टीटीपी के था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आप मामले को ये भी अमेरिका तक ले जाते हैं, अगर ड्रोन और ये सारी चीजें नहीं, तो वो देखें, अगर हमारी हुकूमत रहती तो मैं उस ड्रोन के कोऑर्डिनेट, उस ड्रोन को आने की इजाजत कहां से मिली, किस रास्ते से, वो किस एंगल से, किस पैरामीटर से, किस रेडियस से वो पाकिस्तान में आया, तो मेरी समझ में आ जाती बात। लेकिन अमेरिका ने तो मुशर्रफ साहब करें, दोबारा आएंगे हुकूमत में इंशाल्लाह, जो थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी वो भी निकालेंगे हम इंशाल्लाह। इसके बाद भी इम्कान है पीपल्स पार्टी, व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन दी पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। कभी सोचा था आपने कि जब मियां नवाज शरीफ आए थे, उनके अपने दोस्तों ने कहा था हमें अरेस्ट करके ले जाओ, 2 बंदे नहीं थे, और जब इलेक्शन हुआ तो 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास। क्या हरकत होते हैं पाकिस्तान की सियासत में, क्या क्या सीक्रेट चीजें आती हैं, क्या क्या हिडन वाकयात होते हैं। आपका एतमाद बता रहा है कि पीपल्स पार्टी की मुफाहमत नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं, आपको ना मैं कन्फेस कर रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने वर्कर्स पे, अपनी लीडरशिप पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रीफाइसेस पे उतना इत्मीनान है जितना आप मेरे साथ इत्मीनान के साथ बात कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह आएंगे पावर में। बहुत शुक्रिया जनाब, हमें वक्त आप एक और एपिसोड करें आप तो। हाँ नहीं, यकीनन एक किताब करें, ये जो वाकयात हैं और फिर आपने जिस तरह इनको इकट्ठा किया है, तो ये तो एक नहीं 10 प्रोग्रामों में भी इनका अहाता मुश्किल है। मैं पब्लिक के सामने एक कमिट करता हूँ कि आपको जब भी टाइम हो आप एक एपिसोड मेरे साथ कर लिया करें। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की बहुत सी पुरानी चीजें, नई चीजें, और क्या हुआ, क्या हो रहा है और अभी आगे क्या होने वाला है। मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ मिलकर शायद मैं कुछ लोगों को खबरदार कर सकूं कि हम किन बुरे हालात से जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए और मुझे इस एतमाद और इज्जत अफजाई से नवाजने के लिए। आज के इस स्पेशल जरिए से इजाजत दीजिए।